नमस्कार, मैं कुलदीप मिश्रा आपके सामने नेट एग्जामिनेशन 2021 को लेकर के उपस्थित हो गए हैं। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी मतलब भूगोल। भूगोल सब्जेक्ट से जितने भी स्टूडेंट हैं और वो नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं जून 2021 को, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप इस कठिनाई भरी सीढ़ियों को बहुत ही आसानी स्टेप टू स्टेप चढ़ कर के क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है ज्योग्राफी का जो सिलेबस है। ठीक है, जो सिलेबस है नेट का वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा बड़ा ना होने के कारण आपके लिए बहुत ही आसान है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान देना होगा। अगर आप इसका पिछला पेपर दिए हों तो आप देखे होंगे उसमें से 50% से अधिक प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो स्टूडेंट को समझ में ना आते हों, पढ़े हों लेकिन समझ में उस वक्त वह एग्ज़ाम में वहाँ पर बैठा हुआ स्टूडेंट अपनी आँखों से अगर पेपर को देख रहा है और उसमें जो जो भी शब्दावलियाँ लिखी हुई हैं उनको वो नहीं समझ पाया है। तो हमारे कहने का मतलब है छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको समझ नहीं पाया है, जिस वजह से वह एग्ज़ाम को बीट नहीं कर पाया। ठीक है, देखिए पूरा संपूर्ण पेपर हम 10 साल 12 साल का देख चुके हैं कि कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं। हम आपको पढ़ाने वाले हैं, हम उसका गहन अध्ययन कर चुके हैं। हम ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि किस तरीके से वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यह नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक जून में और एक दिसंबर में। यह NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब यह वर्ष में 2 बार होता है, जून और दिसंबर के माह में। ठीक है, इस मेरे चैनल पर ज्योग्राफी विद कुलदीप के केवल ज्योग्राफी ही पढ़ाई जाती है और वह IAS PCS और भी जितनी भी परीक्षाएं हैं जो कंपटीशन की हैं वहाँ पर ज्योग्राफी केवल यहाँ पर पढ़ाई जाती है और उसको हम पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा अध्ययन के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि आपकी प्रॉब्लम बस चीज़ों को ना समझ पाना है। ठीक है, चीज़ों को ना समझ पाने का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है कि आप बुक को पढ़ते हैं आपके समझ में नहीं आता है, आपके समझ में आता है। लेकिन होता क्या है एग्ज़ाम हॉल में कि जो पेपर होता है उसके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी शब्दावलियाँ तो टप रहती ही हैं। ठीक है, लेकिन जो 4 ऑप्शंस दिया जाता है वह प्रश्न से कहीं ज़्यादा और उलझाऊ होता है। प्रश्न आसान होता है, उसका आंसर भी बहुत आसान होता है, लेकिन इन दोनों चीज़ों की वजह से स्टूडेंट उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाता है या उसको ऐसी शिक्षा मिली ही नहीं रहती एक दूसरे के शब्दावलियों का फ़र्क समझ सके। ठीक है, हमें क्या करना है कि पूरे 6 महीने, आज से पूरे 6 महीने हमें ये देखना है कि किस तरीके से कौन सी शब्दावलियाँ कहाँ यूज होती हैं। देखिए शब्दावलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम शब्दावलियों को आपको देने लगे पढ़ाने लगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि हम शब्दावलियों को पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को लेते हुए वहाँ पर जितनी शब्दावलियाँ पढ़ती हैं उसको लेते हुए, पिछले एग्ज़ाम में जितनी शब्दावलियाँ यूज हुई हैं उनको लेते हुए और हर एक शब्दावली का अपने टॉपिक से रिलेट करके उस शब्दावली को उससे जोड़ करके आपको समझाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब देखिए अच्छी चीज़ों में वक्त लगेगा, सीधी चीज़ों में समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन यकीन मानिए एक बार अगर आप समझ लिए हर एक चीज़ों को तो कभी आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। इसमें कई ऐसे शब्द हैं जो कि आपके समझ से परे हैं या आप जानते हैं या आप में से करीब 10 ही स्टूडेंट उसको जानते हैं। कहने का मतलब पूरी तरीके से सुने हैं लेकिन जाने नहीं हैं, उसको समझे नहीं हैं कि हार्ट्स क्या होता है, ग्रेबोन क्या होता है, प्रतिक्षेप क्या होता है, पार्श्वक्षेप क्या होता है, विदारण क्या होता है, नतिलंब क्या होता है, अवशिष्ट पर्वत क्या है, मोड़दार पर्वत क्या है, संवलन, चटकन, वलन, ये सब चीज़ें क्या हैं,
किन अवस्थाओं में इनकी स्थिति देखी जाती है और किन अवस्थाओं में इनकी स्थिति नहीं देखी जाती है। अगर आप समझते हैं कि हम कहीं पर YouTube पर या बुक में उसके प्रश्न संग्रह को देख लें जो 8-10 साल से आए हुए हैं, आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि प्रश्न ये हुआ, इसके 4 आंसर ये हुए, बता भी दिया जाता है कि इसका एक आंसर यह सही है। 1000 प्रश्न देख लेते हैं, 2000 प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ आप उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। श्योर है आप 500, 400, 200, 100 या 1000 प्रश्न जब देखेंगे तो आप का माइंड जो है उन सब चीज़ों को एक कन्फ्यूजन के बेस से ले लेगा अपने दिमाग में, और वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जब आप पहुँचेंगे तो आप उस पर अपने आप को काबू नहीं कर पाएंगे। आप उसको सुने रहेंगे, देखे रहेंगे, लेकिन आपको समझ में वहाँ पर नहीं आएगा कि प्रश्न का आंसर आखिरकार है क्या, क्योंकि एक जैसे ही शब्द 4 दिए रहेंगे, आप चारों में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ घर बैठे आप प्रश्न ही केवल देखे हैं, आप कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि कॉन्सेप्ट में कौन सा शब्द कहाँ यूज हो रहा है, किस तरीके से उसकी कहानी है। समझिए, कहानी के ही रूप में आपको पढ़ना है। अगर कहानी के रूप में नहीं पढ़ेंगे तो आपके अंदर का इंटरेस्ट नहीं जगेगा और आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा कि जब भी आप पढ़ें तो उस सब चीज़ को इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें, और वह काम मेरा है आपको देने के लिए कि हम किस तरीके से आपको डील करते हैं, हम किस तरीके से आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं कि आपकी समझ में आ जाएगा, और वह चीज़ आप जो एक बार हमसे पढ़े उस चीज़ों को कभी भूले नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम भूगोल की बात करें तो भूगोल नेट के लिए अगर आप देने जा रहे हैं तो भूगोल को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसकी प्रत्येक यूनिट को देखना ज़रूरी है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हमें देखिए ये देखना है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, चूँकि बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे वहाँ पर। अब बहुविकल्पीय प्रश्न आने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, बस उतना ही जाना है जिससे आप प्रश्न के 4 आंसर से टकरा सकें, उससे फाइट कर सकें, उससे लड़ सकें। क्यों? क्योंकि वह 4 प्रश्न समझ लीजिए आपके माइंड में 4 तरीके के जहर घोलता है उस वक्त। तो उस जहर से लड़ने की शक्ति आप कॉन्सेप्ट के द्वारा ही आपको प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा विस्तृत अध्ययन किसी कॉन्सेप्ट पर नहीं करना है। बस यह समझ लेना है कि अगर यह कॉन्सेप्ट है तो यह किस तरीके से है। ठीक है, अगर इस तरीके से आप समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा, और वहाँ से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और उसका जो 4 आंसर दिया रहेगा उसको आप गलत नहीं करेंगे। तो फिर चलिए हम ज्योग्राफी की तरफ रुख करते हैं और यह देखते हैं कि आखिर ज्योग्राफी है क्या, यह बनी कैसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भूगोल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है भौतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम यह देखते हैं पर्वत, पठार, नदियाँ, सागर का नितल और ये सारी चीज़ जो निर्जीव के बेस पर हैं। ठीक है, मानव भूगोल के अंतर्गत यह समझा जाएगा जो भौतिक चीज़ों पर जिनकी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वह मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाए। मानव के द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वह मानव भूगोल के अंतर्गत देखी जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं। देखिए, पृथ्वी पहले एक आग का गोला थी। ठीक है, पृथ्वी आग का गोला थी और वह धीरे 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 ठंडी होती गई। ठीक है, देखिए पहले भौतिक भूगोल कहने का मतलब भौतिक भूगोल हम ये इस तरीके से समझेंगे, पृथ्वी जलती हुई आग का गोला थी। ठीक है, अब वह धीरे धीरे जलती गई। तो कोई भी चीज़ हो जिसमें ऊर्जा रहती है, ऊर्जा का मतलब पृथ्वी जब जल रही थी तो उसमें ऊर्जा थी कि वह ऊर्जा धीरे धीरे क्या होगी, अब खत्म होगी उस पृथ्वी की जो पृथ्वी जल रही थी। ठीक है, आग का गोला धीरे धीरे बुझता गया, पृथ्वी का आकार सिकुड़ता गया। ठीक है, जब पृथ्वी का आकार सिकुड़ता गया तो कहीं पर पृथ्वी नीची हो गई तो कहीं पर
ऊंची हो गई। कहने का मतलब क्या है, कहीं पर बलन हो गए तो कहीं पर भ्रंशन भी हो गए। ठीक है, अब बलन क्या है, भ्रंशन क्या है, सब कुछ बताएंगे, लेकिन बस थोड़ा सा अपने दिमाग को स्थिर रखिए। सब कुछ बताएंगे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। और बहुत ही जल्द हम तो 6 महीने में 2 बार इसको दोहरा देंगे, पूरा सिलेबस को 2 बार दोहराएंगे। याद रखिएगा, हमारा वीडियो 3 से 4 बार आपको मिलने वाला है दिन भर में, लेकिन आप बस अपने दिमाग को स्थिर रखिएगा। यह देखिएगा, पृथ्वी जैसी जैसी ठंडी होती गई तैसी तैसी सिकुड़ती गई। ठीक है, जब सिकुड़ती गई तो कहीं सिकुड़न होती क्या है, कहीं पर गड्ढा, कहीं पर ऊंचा, कहीं पर गड्ढा, कहीं पर ऊंचा, सिकुड़न इसी को तो कहते हैं। देखिए, पृथ्वी अंदर से गर्म थी और एक गैस का गोला थी, तो जैसे जैसे पृथ्वी सिकुड़ती गई तो वह गैस रिलीज हुई। ठीक है, जब गैस रिलीज हुई तो वह इन्वायरमेंट में हमारे गई और उसके द्वारा वर्षा हुई। ठीक है, वर्षा हुई, पृथ्वी और ठंडी हुई। ठीक है, तो जहाँ पर गड्ढे थे सिकुड़न के, पृथ्वी पर जहाँ पर गड्ढे थे सिकुड़न से, तो वहाँ पर क्या हुए, वहाँ पर पानी भर गया और इस प्रकार से हमारे जलमंडल मतलब कि समुद्रों का निर्माण हुआ। और जहाँ पर ऊंचा एरिया था वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर स्थल मंडल का निर्माण हुआ, मतलब महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और जहाँ पर गड्ढा था वहाँ पर समुद्र मंडल का निर्माण हुआ। चूंकि ये प्रक्रिया बार बार होती रही, गर्मी तो थी ही और पानी भी गिर गया, फिर वही पानी ऊपर उठ के बादलों के रूप में गया, फिर बारिश हुई, तो इस तरीके से हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, देखिए यह चीज़ें तो बहुत विस्तृत हैं, अगर हम बताने लगेंगे तो सुबह हो जाएगी। हमें उतना ही पढ़ना है जिससे हम अपना जेआरएफ निकाल सकें। ठीक है, हाँ पढ़ना है तो लगे रहिए, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखते रहिए, समझते रहिए। लेकिन अभी इस वक्त सिर्फ आप इतना ही समझिए जितना हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, देखिए पृथ्वी कैसे, अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी कहीं पर गड्ढा, कहीं पर ऊंचा, कहीं पर गड्ढा, कहीं पर ऊंचा, लेकिन ये थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा गड्ढे, बहुत ज़्यादा ऊंचे, बहुत ज़्यादा नीचे, इस तरीके से हैं। तो देखिए, अगर इसको एक गोला पृथ्वी को लिया जाए तो गोला ऐसे ही तो होगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से पृथ्वी गोल तो है, लेकिन कहीं पर ऊंचा, कहीं पर नीचा, और इसी में अगर पानी भर गया तो हमारी पृथ्वी का शेप क्या रहेगा, गोल, क्योंकि समुद्र की सतह ऊपर से पृथ्वी को गोल आकार प्रदान कर देती है। ठीक है, जबकि वह गड्ढा अगर वहाँ पर पानी ना होता, वह समुद्र का हिस्सा जहाँ पर पानी आज ना होता, तो हमारी पृथ्वी क्या होती, कहीं पर गड्ढा, कहीं पर ऊंचा, और दूर से देखने पर बिल्कुल गोल ना लगती। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले स्थल मंडल, समुद्र और स्थल, ठीक है, उसके बाद वायुमंडल, उसके बाद वनस्पतियां, उसके बाद जीव जंतु, उसके बाद हम और आप, हर कोई निर्जीव सजीव सबका निर्माण होना शुरू हो गया। ठीक है, यह तो थी थोड़ा सा भौतिक भूगोल की बातें। ठीक है, अगर हम देखते हैं भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान, जो कि इस नेट एग्जाम की पहली इकाई है। ठीक है, भू आकृति विज्ञान। ठीक है, अब हम देखते हैं भू आकृति विज्ञान की कुछ बस छोटे छोटे पहलू कि किस तरीके से हम भू आकृति विज्ञान को जाने या भू आकृति विज्ञान को पहचाने। देखिए, हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी गोल है, पूरी तरीके से चारों तरफ कहीं ना कहीं समुद्र है, कहीं ना कहीं स्थलमंडल है या महाद्वीप का निर्माण हुआ है। महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ है उनमें बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो स्थलाकृतियों को बनाते हैं, स्थलाकृतियों को बिगाड़ते हैं, और हमारे स्थलों पर ही नहीं, समुद्र की जो निचली सतह है उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, भू आकृति विज्ञान, भूमि के आकृति का साइंस। अब देखिए, ये क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। देखिए, जियो मतलब पृथ्वी, मॉर्फी मतलब आकार या रूप, लॉजी मतलब साइंस, मतलब साइंस किसका साइंस, आकार का,
और आकार किसका? पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी के आकार का विज्ञान भू आकृति विज्ञान। ठीक है, भू आकृति। हमें सिर्फ यही जानना है इसमें कि हमारी जो भूमि है उस पर जितनी स्थलाकृतियां बनी हुई हैं, या वह स्थलों पर हो, चाहे महाद्वीपों पर हो या महासागरों पर हो। कहने का मतलब क्या है, चूंकि यह चीजें तो यहीं पर हैं, यही इसका हिस्सा ये है ना, ये पानी दूसरा हिस्सा है। कहने का मतलब देखिए, समुद्र विज्ञान तो कुछ और है, लेकिन हमें क्या जानना है, भूमि की आकृति का विज्ञान। भूमि की आकृति का विज्ञान का मतलब हमें चाहे यहाँ पर एवरेस्ट पर्वत ही क्यों ना हो और यहाँ पर कोई कैनियन ही क्यों ना हो, ठीक है, हमको यहाँ तक पढ़ना है और यहाँ तक पढ़ना है। कहने का मतलब हमें यही नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें यही नहीं पढ़ना है या यही नहीं पढ़ना है समुद्रों के अंदर की तली, हमें सबसे गहरी तली तक भी जाना है और हमें सबसे ऊंची चोटी तक भी जाना है। कहने का मतलब हमें पानी के अंदर गोते लगा कर के नहीं जानना है, वह समुद्र विज्ञान की क्रियाएं हैं, समुद्र की लहरों का विज्ञान है समुद्र विज्ञान। कहने का मतलब हमें ये नहीं जानना है कि समुद्र के अंदर क्या है, हमें ये देखना है पृथ्वी के चारों तरफ जो ठोस चीजें हैं उनको जानना है, और यही है भू आकृति विज्ञान। उनमें और वहाँ पर जो भी भौतिक चीज़ें जो इसके प्रक्रम हैं उसको बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं समय के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, जो प्रक्रम है और मानव है उन दोनों के आपसी संबंध को भी देखना है, और भूमि के और मानव के या सजीव के या वनस्पतियों के आपसी संबंध को भी देखना है। देखिए, ये चीज़ें इसीलिए टफ हो जाती हैं, चीज़ें कोई समझता नहीं है। अगर चीज़ें समझने लगेगा ना तो बहुत आसान भू आकृति विज्ञान हो जाएगा। भू आकृति विज्ञान को समझने के लिए बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं, जो भी चीज़ें समझाई जा रही हैं, आप उसको बस समझते रहिएगा, ठीक है। देखिए, भू आकृति विज्ञान की अगर एक छोटी सी भी परिभाषा हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि भू आकृति विज्ञान न केवल भूतल के रूपों का अध्ययन करता है बल्कि भूतल पर उपस्थित विभिन्न रूपों का अध्ययन करता है, ठीक है, विभिन्न रूपों का अध्ययन करता है। अतः भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो स्थल रूपों के विभिन्न उच्चावचों का अध्ययन करता है, ठीक है। कहने का मतलब है भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो हमारी पृथ्वी पर उच्चावच, ये उच्चावच शब्द पहला आया, ठीक है, हमें समझाने के लिए आपको। देखिए, यहीं से शुरू होता है हर एक शब्दावलियों को किस तरीके से हम आपको समझाएंगे, आपके साथ कैसे हम जोड़ेंगे उसको कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। उच्चावच, उच्चावच का मतलब अब समझिए, ये है हमारी पृथ्वी की, अगर मान लीजिए सतह है, यह पृथ्वी की सतह है, तो देखिए हमारी पृथ्वी एक समान ही नहीं है। उच्चावच, ऊंचा मतलब ऊंचा अवच, ठीक है, कहीं पर ऊंचा, कहीं पर कम ऊंचा, कहीं पर ऊंचा, कहीं पर एकदम नहीं ऊंचा, कहीं पर ऊंचा ही ऊंचा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, उच्चावच। उच्चावच का मतलब यही है, कहीं पर ऊंचा, कहीं पर नीचा, कहीं पर ऊंचा, कहीं पर नहीं। देखिए, ऊंचा नीचा का मतलब परिप्रेक्ष्य में, ये ऊंचा तो ये नीचा, ठीक है, अगर ये ऊंचा तो ये इससे ज्यादा नीचा, ये जो रिलीफ है। कहने का मतलब कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर गहराई है, कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर गहराई है, इसी को कहते हैं उच्चावच, ठीक है। इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि यह उच्चावच कहते किसे हैं, ठीक है, उच्चावच इसी को कहते हैं। इस विज्ञान के अंतर्गत घाटी, गार्ज, कंदरा, बालुका, स्तूप, सर्क, रोधिका, पुलिन, क्लिफ, पृथ्वी के अन्य उच्चावचों जैसे महाद्वीप, महासागर, नितल, पर्वत, पठार, मैदान, झील आदि बड़ी इकाइयों का भी अध्ययन किया जाता है। एक भूगोलवेत्ता थे वारचेस्टर, उनका मानना था कि भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक वर्णन करता है। दूसरे वैज्ञानिक थे थार्नवरी, उनका मानना था कि यह स्थल रूपों का विज्ञान है, लेकिन इसमें गहन सागरीय स्थलाकृतियों का भी अध्ययन किया जाता है। देखिए, A.L. ब्लून
इग थे, उनका मानना था कि ये पृथ्वी पर जितनी भी स्थलाकृतियां हैं उनको बिगाड़ने वाला भी एक प्रक्रम है। ठीक है, प्रक्रम मतलब कारक है कोई, ये हम समझाएंगे। अभी आने तो दीजिए, अपर्दन भी आने दीजिए, वहाँ पर सारी चीज़ों को समझाएंगे। देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी पर अनेकों स्थलाकृतियां हैं, उनको बिगाड़ने के कुछ कारक भी हैं। देखिए, कोई भी खंडहर हुआ जिसमें कोई रह रहा होता था, ठीक है, कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे गिरता चला जाता है और वह उसका नामो निशान खत्म कुछ दिनों बाद हो जाता है, या छोटा सा वहाँ पर निशान ही बना रहता है। देखिए, उससे होता क्या है, हवा चली, हवा के द्वारा वह क्षतिग्रस्त हुआ, उसके बाद पानी गिरा, पानी के बाद वह क्षतिग्रस्त हुआ, पानी के साथ बहा, उसके आकार में और ज़्यादा कमी हुई। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी स्थलाकृति यहाँ पर समय, वायु, पानी, हवा, यह सारी चीज़ों से क्षतिग्रस्त होता है, यह इनका प्रभाव उस स्थलाकृति पर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, देखिए, इसके विशेष क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये तो थी परिभाषा और उसकी थोड़ी सी व्याख्या, यह समझने के लिए था। यहाँ से प्रश्न बहुत कम ही बनाते हैं, लेकिन फिर भी यह समझ लीजिए कि यह भू आकृति विज्ञान है क्या। ठीक है, यह भू आकृति विज्ञान है तो इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, लेकिन इसका जो विशेष क्षेत्र है उसके बारे में हम अब जानते हैं थोड़ा सा कि वह होता क्या है। देखिए, भू आकृति विज्ञान का विशेष क्षेत्र एकदम सुनिश्चित है। पृथ्वी की सतह का उल्लेख ही इसका प्रमुख विषय है। पृथ्वी की सतह मतलब पृथ्वी, ठीक है, ना कि इस सतह की बात कर रहा है, ये इस सतह की बात कर रहा है, स्थलीय, ना कि ये सागर वाला सरफेस। देखिए, सागर का सरफेस नहीं, यह इसके स्थलीय भाग का उल्लेख ही इसका प्रमुख विषय क्षेत्र है। कुल मिलाकर इसके अध्ययन का उद्देश्य पृथ्वी के अन्य विभिन्न तरीके से उच्चावचों का अध्ययन करना होता है। कुछ भूगोलवेत्ता तो इसे भूगर्भ शास्त्र से भी जोड़ लेते हैं, जो कि सच में ऐसा है भी कि यह कई ऐसे बोल दिए हैं यह भूगर्भ शास्त्र का ही एक अंग है, एक अंश है, या भूगर्भ शास्त्र इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, या भूगर्भ शास्त्र इसी के समीचीन है। ये भूगर्भ शास्त्र क्या है, भूमि के अंदर की जो भी चीजें हैं कहीं ना कहीं ऊपरी अंतर्जात बलों के द्वारा पृथ्वी के जो ऊपर स्थलाकृतियां हैं उनको प्रभावित करती हैं। इसलिए दोनों के बीच का अंतर संबंध हम समझते हैं, अंतर संबंध हम जानते हैं, अंतर संबंध हम पढ़ते हैं, इसलिए यह भूगर्भ शास्त्र का एक अंश है। जबकि थार्नवरी ने साफ साफ कहा है कि भू आकृति विज्ञान भूगर्भ शास्त्र है। देखिए, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी उच्चावच हैं उनको नज़र में रखते हुए हम इसके विशेष क्षेत्र को तीन भागों में, मुख्य रूप से तीन भागों में बांट देते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। देखिए, प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या है कि देखिए, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम श्रेणी का उच्चावच है कि द्वितीय श्रेणी का यह उच्चावच है कि तृतीय श्रेणी का उच्चावच है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कभी आप नहीं भूलेंगे, प्रथम श्रेणी का उच्चावच क्या है। हम पूरी पृथ्वी को देखते हैं, हमें दूर से, बहुत दूर से, अगर हम पृथ्वी से बहुत दूर चले जाते हैं और पृथ्वी को देखते हैं, हमें दो चीज़ें दिखाई देंगी, कहीं पर जल है तो कहीं पर जल नहीं है। तो यही हो गया प्रथम श्रेणी में जो भी उच्चावच हैं। प्रथम श्रेणी की उच्चावच क्या हो गया, समुद्र और महाद्वीप। ठीक है, समुद्र और महाद्वीप प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच समझ लीजिए क्या है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच वो होते हैं जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच पर निर्मित होते हैं। ठीक है, जैसे पर्वत, पठार द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं जो प्रथम श्रेणी पर ही बनते हैं। देखिए, इस श्रेणी के जितने भी उच्चावच हैं वह अंतर्जात बलों के द्वारा प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर बनते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे। प्रथम श्रेणी के उच्चावच महासागर, महाद्वीप। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच चाहे महासागर का नितल हो वहाँ पर बनने वाले उच्चावच, या हमारे महाद्वीपों पर जो भी उच्चावच हो उन पर बनने वाले स्थलाकृति। ठीक है,
देखिए स्थलाकृति जो कि प्रथम श्रेणी पर बनते हैं और किस कारण से बनते हैं, अंतर्जात बलों के कारण, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई, इन सबों के द्वारा जो भी चीजें निर्मित हो जाती हैं वह द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। देखिए तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन है, तृतीय श्रेणी के उच्चावच वो हैं जो द्वितीय श्रेणी के ऊपर बनते हैं, जैसे पर्वत हुआ, वहां से नदी बनी, ठीक है, वहां से गैबोन बना, ठीक है, वहां से गार्ज बना। तो कहने का मतलब क्या है, पर्वत तो द्वितीय श्रेणी का है, लेकिन इस पे तृतीय श्रेणी के क्या है, गार्ज वगैरह है। गार्ज होता क्या है, गार्ज बनता क्या है, सर्क क्या होता है, सर्क कैसे बनता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से हम पढ़ाएंगे। तो आज बस इंट्रोडक्शन ये क्लास है। देखिए यह क्लास आपको यह समझा देगी कि आपको पढ़ना क्या है। आज इंट्रोडक्शन क्लास हम ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी पर हम ले ही रहे हैं कि आपकी समझ में तो आए, हमको पढ़ना भला कैसे है, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझना है, ना कि आप 1000 प्रश्नों को पलट कर देख लें बस हो गया पढ़ाई। ऐसे नहीं होता है, आप एक एक चीज़ अच्छे से समझिए, अच्छे से जानिए, तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें। देखिए तृतीय श्रेणी के अंतर्गत जो भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं वह यू आकार की घाटी, भ्रंशन, गैबोन, ठीक है, बालुका स्तूप, घाटियां, गार्ज, प्रपात, सोपान, जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, डेल्टा, सर्क, यू आकार की घाटी, हिमोर, एस्कर, ड्रमलिन, केम, पुआल इत्यादि ऐसे बहुत सारे ऐसी स्थलाकृतियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्ट से। ये जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कोई भी चीज़ हो वह थोड़ी सी बिगड़ी तो यह नाम पड़ गया, वह और बिगड़ी यह नाम पड़ गया, और बिगड़ी यह नाम पड़ गया, इसी तरीके से सीरीज है। हम एक तरफ से इसे खींच देंगे ना तो एक का ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो कहने के बाद आपके दिमाग में एक समझ लिए आ जाएगा डायग्राम उसका कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। नाम तो इतने ज़्यादा हैं लेकिन एक ही प्रक्रम से बनते चले गए हैं। वो याद रखिएगा, इस तृतीय श्रेणी के जो भी उच्चावच हैं वह पवन, नदी, वर्षा, इन सबों या बाह्य बल जितने होते हैं, पृथ्वी के आंतरिक बल नहीं। देखिए पृथ्वी के आंतरिक बल तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच का निर्माण करते हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण, देखिए तृतीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण मुख्य रूप से नदी, पवन, हिम इन्हीं के द्वारा, मतलब पृथ्वी के बाह्य बलों के द्वारा पृथ्वी पर तृतीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण होता है। जितनी भी चीज़ें हम बताए या तो नदी के द्वारा बनी हैं, या तो पवन के द्वारा बनी हैं, और या तो फिर हमारे हिम के द्वारा बनी हैं, ठीक है। हमें यह बात अपने ध्यान में रखना ही चाहिए कि यह 3 प्रकार के उच्चावचों का निर्माण भला कैसे होता है। अभी विस्तृत तरीके से चलेंगे, ये गार्ज, ट्रेमलिन, ये सब हैं क्या, हम अच्छे से समझाएंगे आपको। आप कभी भूल नहीं पाएंगे, चाहे जितना कठिन प्रश्न पूछे, कोई भी एग्जाम पूछे, आप फेल नहीं होना है, आपको पढ़ते रहना है। देखिए अगर आपको इसी तरीके से पढ़ते रहना है, दिन में 2 वीडियो या 3 वीडियो और 6 महीने के अंदर 2 बार इस नेट का पूरा सिलेबस दोहरा देना है अच्छे से, और पूरा टेस्ट जितने भी प्रश्न आते हैं आप खुद इसका प्रश्न बनाने लगेंगे, हमारी गारंटी है आप पे। देखिए ज्वाइन लिख करके इतने पर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भेज दीजिए, ठीक है। हम आपसे संपर्क कर लेंगे या हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, आपको यह बताएगी किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने पर रेगुलर क्लास और 6 महीने में 2 बार इस सिलेबस को दोहराना भी है। और जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने आए हैं पेपर के ही नहीं, वो प्रश्न तो प्रश्न ही हैं, हम कितने प्रश्न इसके बना करके आपको मॉक टेक्स्ट इसका करा देंगे। ओके, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।